सन 1990 का समय था। उस समय लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ी और तांगे का ही यूज किया करते थे। एक 7-8 साल का लड़का एक तांगे पर रखे तरबूजों के ऊपर बैठा हुआ था। वहीं उसके फादर तांगा चला रहे थे। उस तांगे के आगे भूरे रंग का घोड़ा बंधा हुआ था। लड़के ने पूछा, पापा, हम शहर में कब तक पहुंचेंगे? तांगे वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव बेटा, यहां से शहर बहुत दूरी पर है, इसलिए मैं तुझे साथ नहीं ला रहा था। लेकिन तू तो सुनने को तैयार ही नहीं था। हमें गांव से शहर पहुंचने में लगभग 6-7 घंटे लगते हैं। राघव ने कहा, अच्छा, फिर आप मुझे शहर में घुमाने भी चलोगे ना? तांगे वाले ने कहा, हाँ बेटा, अगर जल्दी से हमारी सारी बिक्री हो जाएगी तो मैं तुम्हें शहर भी घुमाऊंगा। यह सुनकर राघव खुश हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पापा, मैं भी तरबूज बिकवाने में आपकी मदद करूंगा। तभी तांगे वाले ने एक दूसरे तांगे वाले को आवाज लगाते हुए कहा, और हरीश भाई, कैसे हो? हरीश ने उस तांगे वाले की तरफ देखते हुए कहा, बस बढ़िया हूं रमेश भाई, मैं पपीते की बिक्री के लिए शहर जा रहा हूं। ये कहते हुए हरीश अपने तांगे से नीचे उतर गया। उसे देख रमेश भी अपने तांगे से नीचे उतर गया। दोनों दोस्त अपने अपने घोड़े की लगाम पकड़कर बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। राघव तांगे पर बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसलिए तरबूजों पर लेटने की कोशिश करने लगा। उस रोड के दोनों तरफ खेत खलिहान दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक से दोनों दोस्तों के तांगे एक ही जगह रुक गए। ये देखकर हरीश और रमेश हैरान रह गए। दोनों ने अपने घोड़ों पर हंटर चलाकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे थे और जोर जोर से हिनहिनाने लगे। हरीश ने हैरान होते हुए कहा, रमेश भाई, ये घोड़ों को अचानक क्या हो गया? ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तभी पीछे से एक बुजुर्ग आदमी की आवाज सुनाई देने लगी, सुनो भाई, आगे मत जाओ, आगे भूतों की टोली खड़ी है, जिससे डरकर ये घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे हैं। रमेश उस बुजुर्ग आदमी की तरफ हैरानी से देखने लगा। बुजुर्ग आदमी ने कहा, सभी लोग अपनी अपनी टॉर्च या लालटेन जला लो, ये भूत प्रेत आग से दूर रहते हैं। हरीश ने हैरान होते हुए पूछा, दादा, क्या ये भूत प्रेत होते भी हैं? अगर होते हैं तो हमें नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, जो मायावी चीजें इंसानी आंखें नहीं देख पाती, उसे जानवरों की आंखें आसानी से देख सकती हैं। इन घोड़ों ने रास्ते में किसी खतरनाक चीज को देख लिया है, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उस बुजुर्ग की बातें सुनकर दोनों दोस्तों ने अपनी टॉर्च ऑन कर ली। फिर उनके पीछे एक और तांगे वाला दिखाई दे रहा था। उसने जब बुजुर्ग की बात सुनी तो उसने तुरंत अपनी सिगरेट जला ली। रमेश और हरीश अपने तांगे को संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन घोड़ों का हिनहिनाना बंद ही नहीं हो रहा था। तांगे में बार बार झटके लगने की वजह से राघव भी डरने लगा था। बुजुर्ग आदमी ने एडवाइस दी, साथियों, हमें रोड के बीचों बीच चलना होगा, तभी घोड़ों का हिनहिनाना बंद हो पाएगा। सभी साथियों को एक लाइन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। रमेश ने पूछा, लेकिन हमारे रोड के बीच में चलने से घोड़ों के हिनहिनाने का क्या लेना देना? बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, थोड़ा ध्यान से देखो, आगे दोनों तरफ नदी दिखाई दे रही है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग अकाल मौत मरते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो पाती और वो भूत बनकर पुल के दोनों तरफ खड़े रहते हैं। जैसे ही कोई इंसान उनके करीब पहुंचता है, ये उसे नदी में गिराकर डुबो देते हैं। बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर सभी तांगे वाले पुल के बीचों बीच एक लाइन में चलने लगे। घोड़ों का हिनहिनाना बंद हो गया था। सभी लोगों ने आसानी से पुल पार कर लिया। पुल पार करने के बाद वो बुजुर्ग आदमी एक पेड़ के पास पहुंचा और उसने उस पेड़ के नीचे कुछ अगरबत्तियां जलाकर रख दी और हाथ जोड़कर कोई प्रार्थना करने लगा। जैसे ही वो बुजुर्ग प्रार्थना करके वापस लौटा, उन्हें देख रमेश ने क्यूरियोसिटी से पूछा, दादा, आप वहां उस पेड़ के पास क्या कर रहे थे? क्या वो किसी देवता का स्थान है? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, इस पेड़ पर एक औरत की आत्मा बसती है। कुछ सालों पहले की बात है, मैं अपने गांव से शहर व्यापार करने के लिए जा रहा था। तभी यहां इस पेड़ पर एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी।
आसपास वालों से पूछने पर पता लगा कि कुछ बदमाशों ने मिलकर उस महिला के साथ जबरदस्ती की थी, जिसकी वजह से उसने यहां आत्महत्या कर ली थी। उसी महिला की शांति के लिए मैं यहां प्रार्थना कर रहा था। फिर बुजुर्ग ने कहा, कहा जाता है कि अगर उस महिला की आत्मा हमारी जलाई अगरबत्तियों से खुश हो जाए तो हम जिस काम से जाते हैं वो सफल रहता है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब हमारी बिक्री भी अच्छे से होगी। हम खूब पैसा कमाकर गांव लौटेंगे। मयंक ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, राघव भाई, कहां खो गए थे? कितनी देर से आवाज लगा रहा हूं तुम्हें। मयंक की आवाज सुन राघव की तंद्रा टूटी। मयंक ने पूछा, तुम किस पैरानॉर्मल एंटिटी के बारे में बता रहे थे? मुझे तो यहां कोई भी नजर नहीं आ रहा। राघव ने कहा, मयंक भाई, अगर तुम अपनी आंखों की जगह गधे की आंख लगवा लोगे तो ही तुम्हें वो एंटिटी दिखाई देगी। फिर तुम्हें वो चीजें भी दिखाई देने लगेंगी जो हम इंसान नहीं देख पाते। मयंक ने गुस्से से कहा, तो तुम ही गधे की आंख क्यों नहीं लगवा लेते? ऐसा कुछ था तो मुझे पहले बता देना चाहिए था। मैं तुम्हारी आंखें दिल्ली में ही चेंज करवा देता। मयंक ने मन ही मन कहा, राघव की बात सही है। मैं जब ऑर्फनेज में था तब मैंने भी रश्मि भाभी की दादी से सुना था कि जानवरों की आंखों में पैरानॉर्मल चीजों को देखने की शक्ति होती है। तभी अचानक से सभी के ऊंट तेजी से पलटने लगे और जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते वापस लौटने लगे। मयंक एंड टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन 2 किलोमीटर तक वो बिल्कुल भी नहीं रुके। ऊंटों के रुकने के बाद मयंक ने राघव की तरफ देखते हुए पूछा, राघव भाई, अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए? राघव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मयंक भाई, हमें फिर से घोस्ट सिटी की तरफ चलना होगा। आदर्श ने हैरान होते हुए कहा, राघव, वहां जाने पर फिर से ऊंट घबराकर उसी जगह रुक जाएंगे। राघव ने कहा, जिस जगह पर जाकर ऊंट आगे नहीं बढ़ेंगे वहां से हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेहरबान सिंह और उसके साथी अपने ऊंटों को साथ लेकर घोस्ट सिटी में कैसे गए होंगे। नैना ने अपना अंदाजा लगाते हुए कहा, शायद उन्होंने अपने ऊंटों की आंखों पर पट्टी बांध दी होगी। राघव ने कहा, नहीं मिस नैना, जानवरों की आंखों पर पट्टी बांधना बहुत मुश्किल है। शायद उन्होंने अपने ऊंटों को घोस्ट सिटी से पहले ही किसी सेफ जगह देखकर बांध दिया होगा। अब पलटते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर राघव ने फिर से अपने ऊंट को घोस्ट सिटी की तरफ पलटा दिया। थोड़ी ही देर के बाद मयंक एंड टीम उस जगह तक पहुंच गई जहां से ऊंट आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ऊंटों ने जोर जोर से घुरघुराना शुरू किया। राघव जल्दी से अपने ऊंट से नीचे उतर गया और अपने साथियों से कहने लगा, साथियों, जल्दी से अपने ऊंटों से उतर जाओ। हमें एक ऊंट के पैर दूसरे ऊंट से बांधने हैं। अगर सभी ऊंट एक साथ बंधे रहेंगे तो वो यहां से कहीं भी नहीं जाएंगे। नैना ने कुछ सोचते हुए पूछा, अगर हम ऊंटों को बांध देंगे तो यहाँ इतने खतरनाक जानवरों का खतरा रहेगा, ये अपने आप को बचाने के लिए भाग नहीं पाएंगे। राघव ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मिस नैना, खतरनाक जानवर इस घोस्ट सिटी की तरफ नहीं आ सकते हैं, इसलिए उन ऊंटों पर अटैक होने का कोई खतरा नहीं है। राघव की बात सुनकर मयंक एंड टीम ने मिलकर ऊंटों को बांध दिया और आदर्श ने ऊंट पर से थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी अपने बैग में रख लिया। नैना ने ऊंट पर हाथ फेरते हुए कहा, प्यारे ऊंट, तुम बिल्कुल भी मत डरना, हम अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, फिर हम तुम्हारे पैर खोल देंगे। ऊंट नैना की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो नैना की बात समझ रहा हो। मयंक ने आदर्श से एक बैग लेकर अपनी पीठ पर रख लिया। आदर्श अपने साथ खाने और पीने का सामान लेकर आगे बढ़ने लगा। राघव कंपस में दिशाएं देखते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। लगभग 1 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद उन्हें रेत का टीला दिखाई देने लगा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, साथियों, देखो, हम रेत के टीले पर पहुंच चुके हैं और ये टीला बाकी टीलों से बहुत अलग दिखाई दे रहा है। फिर उसने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, मयंक भाई, मैंने कहा था ना कि यहां पर्वतीय रेखा भी दिखाई देगी, ये देखिए। मयंक ने अपने टेलीस्कोप से उस रेत के टीले की तरफ देखा। फिर उसने राघव की तरफ देखते हुए कहा, राघव भाई, लेकिन मुझे तो इस टीले में कुछ भी अलग नहीं लगा। सभी रेत के टीले एक जैसे ही दिखाई देते हैं। यह सुनकर राघव हंसने लगा। मयंक भाई, जिस रेत के टीले को तुम देख रहे हो, यहां पहले एक बहुत बड़ा राज्य था। सम्राट अमधीर के ऑर्डर पर सेनापति विक्रमादित्य ने इस राज्य पर अटैक किया था। यह सिटी चारों ओर से पर्वतों से घिरी हुई थी, जिस वजह से इस राज्य पर अटैक करना बहुत ही मुश्किल था।
इस राज्य पर अटैक करने में शिखर राजवंश के सैनिकों को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, लेकिन विक्रमादित्य तो आखिर विक्रमादित्य थे। उन्होंने सभी प्रॉब्लम्स का मुकाबला करते हुए इस राज्य पर अपना परचम लहरा दिया था। राघव ने आगे कहा जाता है कि इस राज्य को जीतने के बाद सम्राट अमधीर ने अपनी सेना को ऑर्डर दिया था कि शिखर राजवंश के 70,000 दुश्मनों को इसी राज्य में बंदी बनाकर रखा जाए। नैना ने अचानक कहा, ओह, अब मुझे पूरी बात समझ आई। तुम यही कहना चाहते हो ना कि विक्रमादित्य ने इस राज्य पर अटैक किया था, जिसकी वजह से यहाँ की पर्वतीय रेखा पर प्रभाव पड़ा, जिसका नतीजा हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। राघव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो इस राज्य का एक हिस्सा अब हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। मयंक ने कहा, मतलब उस हिस्से की वजह से ही ओरिजिनल मंगलम एम्पायर रेगिस्तान के नीचे दबा था। नैना उस रेत की टीले की तरफ एक टक देखती रही। उसे हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट था। मयंक ने राघव की तरफ देखते हुए पूछा, राघव भाई, पहले यह बताओ कि हम उस घोस्ट सिटी का पता कैसे लगाएंगे? राघव ने रेत के टीले के पश्चिमी हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, मयंक भाई, अगर हमें घोस्ट सिटी में पहुंचना है तो हमें रेत के टीले के पश्चिमी हिस्से की तरफ जाना होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि मेहरबान सिंह और उसके साथी भी इसी रास्ते के अंदर गए होंगे। मयंक ने कहा, फिर हमें और लेट नहीं होना चाहिए, चलो। ये कहते हुए मयंक ने नैना की कलाई थाम ली और रेत के टीले के पश्चिमी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे आदर्श और राघव भी बढ़ने लगे थे। नैना ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर मयंक, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है जैसे ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपनी डरावनी आंखों से सिर्फ हमारी तरफ ही घूर रहा है। मयंक और बाकी दोनों साथियों को भी ठंड बढ़ने का एहसास हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में इससे भी ज्यादा ठंड झेली थी, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मयंक ने नैना को शांत करते हुए कहा, मिस नैना, यह सब तुम्हारा भ्रम है। तुम्हें इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम तीनों लोग तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तैयार खड़े हैं। आदर्श ने भी कहा, मिस नैना, तुम्हें हमारे रहते हुए किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मयंक की बात सुनकर नैना के मन से डर निकल गया। वो मयंक के साथ धीरे धीरे टीले के ऊपर चढ़ने लगी। थोड़ी ही देर में नैना और मयंक उस टीले के टॉप पर पहुंच चुके थे। तभी नैना को 100-200 मीटर की दूरी पर कुछ काली सी चीज रेगिस्तान पर दिखाई पड़ी। नैना उस तरफ इशारा करते हुए चिल्लाने लगी, मिस्टर मयंक, वो देखिए, वहां पर, शायद वहां पर वो रक्तराज ही है जिससे हमारा सामना वहां क्षेत्रपाल जी के मंदिर के बाहर हुआ था। मयंक नैना की बताई जगह पर देखने लगा। तब तक राघव ने अपनी मशीन गन निकाल ली थी और घुटनों के बल चलते हुए उस काली चीज की तरफ बढ़ने लगा। आदर्श भी घुटनों के बल चलते हुए राघव के पीछे बढ़ने लगा। मयंक ने टेलीस्कोप निकालकर उस काली चीज की तरफ देखा। मयंक ने चिल्लाते हुए कहा, राघव, वहां कोई आदमी लेटा हुआ दिख रहा है। नैना ने हैरानी से कहा, कोई आदमी? मयंक ने नैना की कलाई थाम ली और तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। राघव ने मशीन गन उस आदमी की तरफ तान दी। वो आदमी उल्टा लेटा हुआ था। राघव ने दूसरे हाथ से उस आदमी को अपनी तरफ पलटाया। उस आदमी की तरफ नजर डालते ही नैना चीखने लगी, ओह माय गॉड, ये तो बहुत डरावना लग रहा है।